नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं आरजू साई और हम शुरुआत कर रहे हैं गुजरात से, जहां पर भूपेंद्र पटेल आज दोबारा ताजपोशी उनकी होने जा रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। गांधीनगर में सचिवालय के हेलीपैड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह दोपहर में आज शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर शामिल होने जा रहे हैं और पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई दिग्गज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी कल रात ही अहमदाबाद पहुंच चुके थे, जहां से वो गांधीनगर पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है। इस बार 156 सीटों पर जीत मिली है और अब तक किसी भी पार्टी को गुजरात में इतनी सीटें नहीं मिली थी। तो एक तरह से इतिहास बीजेपी ने यहां पर रख दिया और ये खास इसलिए भी है क्योंकि 27 सालों से बीजेपी गुजरात में शासन कर रही है और कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है वो यहां पर देखने को नहीं मिला। और चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी ने उनको बहुत पीछे पछाड़ दिया। तो गुजरात के जो चुनावी नतीजों के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आने वाले सालों में गुजरात के समग्र विकास और कल्याण के लिए समर्पित रहेगी। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम ये भी बता रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल कौन है जो आज दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। आपको बता दें, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है उनके पास। वो दूसरी बार आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। आरएसएस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं भूपेंद्र पटेल और डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने बिल्डर का काम भी शुरू किया। 1995, 1999, 2004 में नगर पालिका के वो सदस्य भी बने। 2004 में मेमना नगर पालिका के अध्यक्ष भी बने भूपेंद्र पटेल। 2008 में अहमदाबाद नगर निगम के उपाध्यक्ष बने और 2015 में अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। तो लंबे समय से जो राजनीतिक पारी है वो अपनी खेल रहे हैं। 2017 में पहली बार घाटलोदिया से विधायक बने हैं और ये वही सीट है जहां से इस बार उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। 2017 में रिकॉर्ड 1.17 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव जीता। 2021 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर इस साल घाटलोदिया से फिर से विधायक बने और 2022 में फिर से एक बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। 1,92,000 वोटों से चुनाव जीते हैं भूपेंद्र पटेल। इस बार भी बड़े पाटीदार नेता वो माने जाते हैं। कई पाटीदार संगठनों के वो प्रमुख हैं। तो यानी कि जो पाटीदार एक तरह से वोट बैंक था, उस पर भी बीजेपी की लगातार नजर बनी हुई थी। पाटीदार आंदोलन खत्म कराने में भी भूपेंद्र पटेल ने अहम भूमिका निभाई थी। और खास बात यह रही कि जो पहली बार वो 2017 में घाटलोदिया से विधायक बने, उसके बाद ही पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए रही और पार्टी ने जिस तरह से मौका दिया उसमें भी भूपेंद्र पटेल ने अहम भूमिका निभाई है। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबर सामने आ रही है। तो सूत्रों के मुताबिक जूनागढ़ जिले से विसावादार से आम आदमी पार्टी विधायक भूपत भयाणी जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। तो कुछ ही विधायक यहां पर आम आदमी पार्टी को मिल पाए और उसमें से भी अब माना ये जा रहा है कि क्या ये पाला बदल सकते हैं, ये बड़ा सवाल उठा है। हालांकि भूपत भयाणी ने एनडीटीवी से जो बातचीत की है उसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी को संदेश भेजा था, वहां से अभी जवाब आया है। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्होंने एनडीटीवी से क्या कुछ बातचीत की है। सर, आज आपने बड़ा एक कहीं कंफ्यूजन का सिचुएशन रच दिया। कोई कह रहा है आप ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी, कोई कह रहा है आपने बीजेपी नहीं ज्वाइन करी है। तो क्या है मसला, मुझे क्लियर कर दीजिए। आप लाइव है इस वक्त पे। मसला तो ऐसा कुछ नहीं है। मसला अगर मैं आपको बताऊं तो गुजरात की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी जी को और भूपेंद्र भाई पटेल जी को और CR पाटिल साहब को जो जनादेश दिया गुजरात की जनता ने, वो इतना प्रचंड जनादेश दिया है कि आज़ादी के बाद अब तक किसी भी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है। तो वो जनादेश जो जनता ने दिया है, वो जनादेश का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूँ। सबसे जरूरी बात है, केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे हीरे नहीं बिकेंगे। तो हीरा तो जाता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, अभी तो मैं गया नहीं हूँ, बिल्कुल गया नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। जब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं
व्यक्तिगत तौर पे मुझे कुछ खोना है तो मेरी जनता के लिए खोना है, मेरे किसानों के लिए खोना आम है। आदमी पार्टी में रह के नहीं हो पाएगा काम? इतना जनादेश ही नहीं मिला है, जनता ने दिया नहीं है तो कैसे करेंगे? विपक्ष में भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी सीटें नहीं है कांग्रेस को मिला के। तो सरकार के साथ अगर कनेक्टिविटी अच्छी रखेंगे तभी जनता का भला हो पाएगा। अभी तो मैं चुनकर ही आया हूँ। तो अगर कुछ करने से पहले, शपथ लेने से पहले अगर आप दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है? अगर लगता भी है हाँ। तो मैं अपने किसानों के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। अगर मैं अपनी जनता के लिए, अपने किसानों के लिए कुछ करना चाहता हूँ और मुझसे ये सब हो पाएगा तो इसमें कोई बड़ी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मेरा हक है कि मैं अपने किसानों का भला करूं, अपनी जनता का भला करूं। तो एंटी डिफेक्शन भी आप झेल लेंगे? हाँ बिल्कुल झेल लूंगा ना, क्यों नहीं झेलूंगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं सोचता हूँ, मैं अपनी जनता के लिए सोचता हूँ, अपने किसानों के लिए सोचता हूँ। मैं अपने लिए तो कभी जीते कुछ तो आप आम आदमी पार्टी के टिकट पे हैं सर, उनकी आइडियोलॉजी समझ के जीते हैं, और अब आप बीजेपी चले जाएंगे तो जनता बुरा नहीं मानेगी? जनता बुरा नहीं मानेगी क्योंकि जनता ने तो बहुत प्रचंड जनादेश भाजपा को दिया है। तो मेरी जनता तो बुरा नहीं मानेगी कि हमारा गुजरात का शेर अगर विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहा है तो मुझे इस बात को, मैं चाहे किसी भी पार्टी में रहूं, लेकिन एक गुजराती होने के तौर पे मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि बीजेपी में रहे आप। नहीं, नरेंद्र भाई की बात कर रहा हूँ ना मैं। नरेंद्र भाई का जो व्यक्तित्व है तो उससे मैं प्रभावित हूँ। ये तो सभी गुजराती होंगे, तभी तो इतना प्रचंड जनादेश दिया। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे। तनुश्री, आपकी वो बातचीत हमने सुनाई भूपत भयानी से, यहाँ पर उनके जो तेवर हैं वो पूरी तरह से बदले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि भले ही उनको जिता दिया गया हो लेकिन आम आदमी पार्टी को वैसा जनादेश नहीं मिला कि वो विपक्ष में बैठ पाए या वो अपने इलाके में कुछ काम कर पाएंगे, ये भरोसा नहीं है उन्हें। तो क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल आदित्य, और कल हमने बहुत उनसे बातें की, उनसे बहुत सवाल पूछे और उनका पहला सवाल का जो जवाब था वही शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ। और एक भी बार उन्होंने 7-8 सवालों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। मैंने पूछा भी उनसे कि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे कि उनके हीरे बिकेंगे नहीं, तो क्या हीरा जाता हुआ नजर आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि इतनी भी सीट नहीं मिली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तो कि वो विपक्ष में भी बैठ सके, और अगर मुझे काम करना है जनता का तो जरूरी है कि सरकार के साथ काम बना के काम किया जाए। और मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जरूरी बात है कि ये जो एमएलए हैं ये एक बागी एमएलए हैं बीजेपी के। ये बीजेपी के ही एक लीडर थे, पिछले 25 सालों से आरएसएस के साथ भी जुड़े हुए हैं। और ये क्योंकि इस बार रिवेल हो गए तो इनको टिकट नहीं मिली, तो इसलिए ये आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े, जूनागढ़ से जीत भी गए। पर अब इनके पूरे तरीके से कल तेवर बदले हुए थे, और ये भले ही उन्होंने ऑफिशियली नहीं बोला हो, पर इनके सभी आंसर्स में अगर आप भी सुन रहे हैं तो आप क्लियरली वो बोल रहे हैं कि हाँ, अभी मैं जनता से पूछूंगा, अगर जनता चाहे तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। पर मैं आपको बता दूं कि आज सभी आंखें बनी हुई हैं स्वेरिंग इन सेरेमनी पे, जो एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है गांधीनगर में, उस पे सब आंखें बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री कल ही अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज करीब 1 बजे के बाद वो हेलीपैड ग्राउंड पहुंचेंगे, क्योंकि 2 बजे का समय है शपथ ग्रहण समारोह का। अब इसमें बता दूं अदिति, बहुत इंटरेस्टिंगली जो स्टेज बनाया गया है उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जो बीच वाला स्टेज होगा उसमें भूपेंद्र पटेल जो नए मुख्यमंत्री है गुजरात के, वो बैठेंगे। उनके साथ 20 से 25 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बैठेंगे, जो कि उनके साथ ही शपथ लेंगे, जिनके नाम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जो उनके लेफ्ट की तरफ का स्टेज होगा उस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अलग बाकी अन्य जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो बैठेंगे। राइट की तरफ जो स्टेज होगा उसमें सभी साधु संत लोग, धर्म गुरु जिनको इनवाइट किया गया है, करीब 200 की तादाद में वो लोग बैठेंगे। और इसके अलावा भी हजारों चेयर लगाई गई हैं, क्योंकि जितने भी भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्री है, इसके अलावा जितने एमपीज हैं जिन्होंने कैंपेन किया, सभी को इनवाइट है इस स्वेरिंग इन सेरेमनी का। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी से एक हाई डेसिबल इलेक्शन कैंपेन में ही नहीं बिलीव करती है, उसके बाद इलेक्शन जीतने के बाद भी वो अपनी सभ्यता को रखते हुए, अलाइव रखते हुए, मेरे ख्याल से वो एक बड़ा स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी बिलीव करती है। और आज एक ग्रैंड शो ऑफ स्ट्रेंथ भी हमें भारतीय जनता पार्टी का दिखने मिलेगा, जहां प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके सारे सेंट्रल मिनिस्टर, सारे बीजेपी के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री और नए कैबिनेट होगा। क्योंकि तनुश्री, ये तो रही भव्य समारोह का आयोजन जो आज किया जा रहा है उसकी बात, लेकिन फिर से अगर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर लौटे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, उसमें से सिर्फ भूपत भयानी ही ऐसा बयान दे रहे हैं या बाकी के जो विधायक हैं वो भी कुछ इसी तरह की कवायद में जुटे हुए हैं?
मैं आपको बता दूं आदित्य कि जो 5 विधायक हैं उसमें से कम 3 पहले भारतीय जनता पार्टी के ही पार्ट थे, वो बागी एमएलए थे। अब वो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े और कल तक तो बात ये चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमें सोर्सेस से पता चल रहा था वो ये था कि पांचों के पांचों पार्टी से बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है पांचों के पांचों ही बीजेपी में आ जाए, पर एक बहुत जरूरी बात नोट करनी है ये भी है कि जब तक पांचों ऑफिशियली नहीं ये बात बोलते हैं तब तक अगर एक भी एमएलए ये बोलेगा कि वो बीजेपी का हिस्सा होने जा रहा है, उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। जब तक कि 1/3 ऑफ आम आदमी पार्टी कम से कम नहीं एक बीजेपी में नहीं आ जाती, वो एक इंडिपेंडेंट सिंगल यूनिट नहीं बन सकता। इसीलिए अब तक ऑफिशियली बयान किसी ने कैमरा पे नहीं दिया है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, पर बातचीत सभी की जारी है। क्योंकि मैं जब कल भयानी जी के साथ भी खड़ी थी तो उनके साथ भी भारतीय जनता पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है, जो जूनागढ़ के जो जनरल सेक्रेटरी है, वो भी उनके साथ में ही खड़े थे। तो लाजमी तौर पे बात है कि बातचीत तो चल ही रही है, पर ऑफिशियल ये बयान कब आएगा अब उसी का इंतजार है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री, आपके पास हम लौटते रहेंगे तो क्या कुछ गुजरात की सियासत में चल रहा है ये भी जानेंगे और ये तस्वीरें भी देखेंगे आपके जरिए कि किस तरह से शपथ समारोह जो है वो बीजेपी भव्य करने जा रही है। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद राहुल गांधी अब वापस राजस्थान पहुंच चुके हैं। उन्होंने बूंदी से भारत जोड़ो यात्रा फिर शुरू कर दी है। उनके साथ प्रियंका गांधी भी बूंदी में मौजूद हैं। तो कल हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से यहां पर कांग्रेस सत्ता में वापसी की है, तो कांग्रेस के लिए ये हौसला बढ़ाने वाली बात है और भारत जोड़ो यात्रा से लगातार कांग्रेस उम्मीदें बांधे बैठी है कि 2024 में कहीं ना कहीं इस भारत जोड़ो यात्रा का फायदा कांग्रेस को पार्टी को मिलेगा। हालांकि बार बार कांग्रेस के तमाम नेता राहुल गांधी समेत ये बात कह रहे हैं कि उनका इस भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। और अब राजस्थान की अगर बात हो और सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात हो आरजू, तो ऐसा हो नहीं सकता है। सचिन पायलट को गद्दार कहने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब उनके सुर से सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीटीवी के साथ खास बातचीत में गद्दार वाले बयान पर उन्होंने कहा है कि राजनीति में ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। हर कांग्रेसी को सोचना चाहिए कि हमारी लड़ाई बीजेपी से है। गुजरात चुनाव में करारी हार पर भी उन्होंने बयान दिया, कहा हमारी हार के पीछे आम आदमी पार्टी की बड़ी भूमिका रही। केजरीवाल ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। ये बातचीत आपको सुनवाते हैं। गुजरात बढ़िया नहीं रहा। हिमाचल में आपका ओपीएस काम कर गया, गुजरात में आप थे, आपने प्रचार किया, हमने बातचीत भी की। गुजरात की जनता को उसे समझा नहीं पाए आप लोग और वहां पर जो परिणाम है वो काफी निराशाजनक रहे आपके लिए। देखिए, वहां पे एक तो आप पार्टी जिसमें असत्य बोल के वो कीर्तिमान स्थापित कर रहे देश के अंदर, जहाँ जाते हैं वो ऐसी बात बोलते हैं स्कीमों को लेके कि लोग समझते पता नहीं ये सरकार में आएंगे तो क्या हो जाएगा। दूसरा, मोदी जी अमित शाह जी ने जो कैंपेन किया, विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, वो भी एक प्रकार से अगर आप एक राज्य में 3 महीने लगा दो, 4 महीने लगा दो, लगातार दौरे चल रहे थे, सरकारी योजनाएं, बड़ी बड़ी योजना ला रहे हैं एक स्टेट के लिए। मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए चुनाव जीतने के लिए क्या नहीं किया उन्होंने, उस प्रकार से वो कैंपेन उन्होंने किया। कुछ हमारी कमजोरी भी रही होगी। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो अब दिल भी जुड़ रहे हैं। हमने देखा आपके सचिन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ हुई, वेणुगोपाल साहब आए, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। हमें याद है एनडीटीवी पे ही आपकी वो बातचीत थी हमारे सहयोगी के साथ। अब कुछ चीज़ें बेहतर हुई, आप लोग साथ चल भी रहे हैं, राजस्थान की जनता देख रही है। तो राजस्थान की जनता क्या समझे आप? देखिए, ये राजनीति में कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं होती है, समय के साथ में सब ठीक हो जाता है। पहला एम हर कांग्रेसमैन का जो ईमानदारी रखता है उसका ये होना चाहिए कि मैं अब देश के सामने चुनौतियाँ बड़ी बड़ी मानते हैं हम लोग और देश मान रहा है। आज पत्रकार साहित्यकार लेकर जेलों में जा रहे हैं, देशद्रोही है, राजद्रोही है, क्या क्या नहीं हो रहा देश के अंदर, और चुनौती बड़ी है जब डेमोक्रेसी के लिए भी। तो हम लोगों की ड्यूटी है कि हमारी पार्टी की बहुत सेक्रीफाइसेस है, त्याग बलिदान कुर्बानी है देश की।
और अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कांग्रेस ने उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। ये बहुत ही गर्व की बात है। हिमाचल कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, ये भी उन्होंने कहा संगठन से जुड़े लोगों को आगे लाया गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा सिर्फ वीरभद्र सिंह की ही नहीं बल्कि वे यशवंत सिंह और रामलाल ठाकुर जैसे बड़े नेताओं की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। Joined by the man himself, man of the moment, Mr. Sukhvinder Singh Sukkhu. So many thanks for joining us. तो सबसे पहले ये बताइए कि हमने 2 दिन पहले ही आपसे बात करी थी और आपने ये चीज़ बोली थी कि स्लोगन ईयरिंग से और नारेबाजी से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता। आज आपने शपथ ली, कैसा लग रहा है और किन चैलेंजेस को ओवरकम करके आज आपने ये शपथ ली है? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि ये कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता जिसका जीवन एनएसयूआई के से शुरू हुआ, क्लास सीआर से शुरू हुआ, कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी से शुरू हुआ, शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के 2 चुनाव लड़ने के बाद शुरू हुआ। आज खुशी इस बात की है कि आज उसे प्रदेश की वागडोर सौंपी है। मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का, खासकर गांधी परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। खड़गे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बताइए सर कि आपने शपथ ली, उसके पहले हमने देखा कि इनफाइटिंग, फैक्शनलिज्म, कहीं ना कहीं लॉबिंग भी काफ़ी चली, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये डिफाइन करना पड़ेगा कि लॉबिंग तो ठीक बात है, फैक्शनलिज्म आपको मुझे समझ नहीं आता कि कोई ग्रुप की फैक्शनलिज्म थी, कोई ऐसी फैक्शनलिज्म नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी इस नारे को बोलती थी, वो कहती थी कि इनका नेता कौन है, इनका दूल्हा कौन है। हमने सामूहिक नेतृत्व की बात की। मेरा एडवाइस था कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित करेंगे, क्योंकि 2017 में धूमल साहब को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया गया पर वो विधायक नहीं बन सके। तो हमें तो पहले विधायक बनना ना। तो इस परंपरा को राहुल गांधी जी ने तोड़ा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया नहीं। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ। पहली बार हिमाचल प्रदेश में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की तैयारियां होती थी या कांग्रेस, 48 घंटे में फैसला हो गया, 24 घंटे में सीएलपी होगी। हम तो चंडीगढ़ जा रहे थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और अभी सबसे बड़ा एक चैलेंज जो आपके सामने है वो कैबिनेट के गठन का चैलेंज है, तो उससे रिलेटेड कुछ बातचीत शुरू हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उससे रिलेटेड हम? नहीं, अभी तो मुझसे कोई बात नहीं हुई। वो तो चैलेंज शुक्ला जी को होगा, मुझे क्यों होगा? मैं तो अपनी राय प्रकट करूंगा। शुक्ला जी जब बोलेंगे कि अपनी राय प्रकट करो तो कर देंगे। और आखिरी सवाल सर आपसे कि आगे चल के बहुत सारे टॉल पोल प्रोमिसेस किए गए हैं, चाहे वो ओपीएस की बात हो, और सबसे बड़ा चैलेंज एक ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर एकजुट रखकर आपको आगे काम करना है। तो दो पार्ट में आप जवाब दीजिए कि सबसे पहले ये ओपीएस का और बाकी जो पोल प्रोमिसेस उनको कैसे पूरा करेंगे और कैसे कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखेंगे ताकि किसी भी तरीके की। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखना ये तो नई डेफिनेशन बन रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, 40 सीटें है, 3 इंडिपेंडेंट आगे 43 होगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुट इसलिए है क्योंकि यहाँ संगठन से लिखे हुए लोगों को आगे लाया जाता। 19 लोग तो एनएसयूआई की जीत कराए। यूथ 35 साल से जो कांग्रेस का झंडा उठा रहे वो लोग जीत गया है। कुछ चीज़ें मैंने देखता हूँ ना कि हमारे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। कांग्रेस पार्टी में कोई फैक्शनलिज्म नहीं। मैं प्रतिभा सिंह जी को कटसी एक होता है तो बोलते हैं कि आप उनको महान मनाने गए हैं। हम कटसी गए हैं मिलने, प्रतिभा सिंह जी खड़गे के लिए आए थे तो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए आए थे। ये सब चीज़ें बात की बात है। चलते चलते बस ये बताइए कि वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को भी आगे ले जाएंगे आप, उस चीज़ के बारे में भी आपने पहले भी बोला है। कांग्रेस की लेगेसी है उसको लेके जाते हैं। वीरभद्र सिंह जी हो गए, यशवंत सिंह परमार जी हो गए, रामलाल ठाकुर जी हो गए, सबको लेके जाएंगे। होता क्या है, संगठन ही बड़ा होता है। तो तमाम खींचतान के बाद आखिरकार कांग्रेस में सुक्खू को लेकर सहमति बन गई। सबसे पहले न्योता देने सुक्खू प्रतिभा सिंह के पास ही गए थे और बोले कि हम सभी विधायक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही रिपोर्ट करते हैं। सुक्खू के साथ मुकेश अग्निहोत्री ने भी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद रहे। तो अब कांग्रेस के पास बहुमत तो है ही, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
एक ड्राइवर का बेटा जिसने कभी दूध बेचने का भी काम किया, हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे की शपथ लेते हुए। कांग्रेस हाईकमान ने 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री बनाकर ये संदेश दिया है कि कभी छोटा कार्यकर्ता रहा व्यक्ति भी राज्य का मुखिया बन सकता है। हम लोग आज आम घरों से निकले हुए लोग हैं, अनुभव भी है, लोगों के बीच के दुख को भी जानते हैं और योजनाएं क्या लागू करनी है उसको भी जानते हैं। जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी समझना है, अभी उसको समझना है, क्योंकि हम प्रशासनिक जिम्मेवारियों को समझेंगे। गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, तो गवर्नेंस कैसे करनी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासक का भी होना जरूरी है। सुखविंदर सिंह की ताजपोशी इसलिए भी अहम है क्योंकि लगातार ये कयास लग रहे थे कि राज्य में सत्ता की कमान कांग्रेस स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के राज परिवार को सौंप सकती है। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने खुलकर ये दावेदारी भी की थी। 68 सीटों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 40 विधायक जीत कर आए हैं। विधायक दल की बैठक में फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया, लेकिन हाईकमान के लिए फैसला आसान नहीं था क्योंकि विधायक काफी बंटे नजर आ रहे थे। कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह के नाम पर मुहर लगी। 5 बार के विधायक मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया। 4 साल बाद किसी राज्य में कांग्रेस की अपनी सरकार बनी है। हिमाचल चुनाव में प्रचार की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में थी। हमने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत समुदाय से आते हैं, जिसका हिमाचल की राजनीति में दबदबा है। मुकेश अग्निहोत्री को उप मुख्यमंत्री बनाकर राजपूत और ब्राह्मण के बीच संतुलन साधने की कोशिश की गई है। वीरभद्र प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में अहम जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल तो है, लेकिन उन्होंने पार्टी का साथ देने का भरोसा दिया है। शपथ समारोह में मैं जरूर जाऊंगी, ये मेरा कर्तव्य है। करीब 96% हिंदू आबादी वाले राज्य में कांग्रेस को मिली जीत में बहुत कुछ पढ़ा जा रहा है। हिमाचल में हर 5 साल में सत्ताधारी पार्टी बदलने का रिवाज रहा है। यही रिवाज उत्तराखंड में भी था, लेकिन इसी साल बीजेपी ने यहां सरकार दोहराकर रिवाज बदल दिया। हिमाचल के साथ ही कांग्रेस की अपने बूते की अब 3 राज्यों में सरकार हो गई है। शिमला से वेदांत के साथ दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद में नीतीश कुमार ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कोई थर्ड फ्रंट नहीं, बल्कि जो भी होगा वो मेन फ्रंट होगा। अरे कौन रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। तो हम करते रहे, अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या है? लेकिन हमको अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे और सब तरह से बात करते रहेंगे, सब लोगों को ध्यान देना है। लेकिन हम लोगों को तो जिन जगहों पर भी काम करना है और बहुत ही ईमानदारी से एक काम करना है। और कुछ लोग तो आप जानते ही नहीं कि हम लोगों ने काम किया है तो कई लोगों को परेशानी होती है। अब जो भी है, अब जहां कहीं भी कोई गड़बड़ी हो आप लोग पता कीजिए, और कोई गड़बड़ करने वाला होगा तो उसके खिलाफ हम लोग करेंगे। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें यहाँ पर दिखाते हैं, उसमें से आपको चुनना होता है एक खबर जिसे हम विस्तार से दिखाएंगे। तो पहली खबर गुजरात से आई, जहां पर भूपेंद्र पटेल फिर से कमान संभालने जा रहे हैं। गुजरात की आज भव्य शपथ समारोह होगा, प्रधानमंत्री भी उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। दूसरी खबर गुजरात से ही, जहां पर आम आदमी पार्टी का जो खेमा है उसमें हलचल चल रही है। क्या टूट जाएगी आम आदमी पार्टी? क्या जो विधायक हैं वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। तीसरी खबर हिमाचल प्रदेश से आई, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो उनकी सरकार लागू जरूर करेगी। चौथी खबर 2024 में थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट होगा, ये नीतीश कुमार ने कहा है और साथ ही सभी पार्टियों का आह्वान करते हुए कहा है कि गैर बीजेपी दल जो हैं वो साथ आए।
पांचवी खबर, एम्स का जो सर्वर है जो हांगकांग से हैक किया गया था उसे बहाल होने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। आपको ये करना है कि हमारे YouTube चैनल पर जाना है, इस पोल में हिस्सा लेना है और अपनी पसंद की खबर चुननी है जिसे हम विस्तार से आपको दिखाएंगे।